फिर से मेरे YouTube चैनल में, और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन या विलियन। उस चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चंस है जो राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुचयनात्मक क्वेश्चंस लेंगे, बहुचयनात्मक प्रश्न लेंगे। और पहला प्रश्न या पहला क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की सांद्रता होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या आंकड़े दे रखे हैं। आपको विलायक की मात्रा दे रखी है। विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है? 500 ग्राम। विलायक की मात्रा आपको ग्राम में दे रखी है। इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं मोललता पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? मोललता। क्योंकि मोललता की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता। तो बताइएगा विलायक की जो मात्रा है वो आपको किस में दे रखी है? ग्राम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो क्या पूछना चाह रहा है? मोललता पूछना चाह रहा है। और विलेय की ग्राम में मात्रा आपको दे रखी है। विलेय की मात्रा आपको दे रखी है 4 ग्राम, और विलियन की सांद्रता आपसे पूछी गई है। तो बताइएगा, हम जानते हैं मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलायक की मात्रा किसमें? किलोग्राम में। विलायक की मात्रा किसमें? किलोग्राम में। विलेय के मोल मैंने आपको क्या बताया था? WA बटा MA। और विलायक की मात्रा को मैंने क्या माना था? WB। किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। स्मॉल m बराबर WA बटा MA इंटू बाई WB। अगर इसको ग्राम में लिखूँ तो बताओ ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। WA विलेय की ग्राम में मात्रा, MA विलेय का आणविक द्रव्यमान, WB विलायक की ग्राम में मात्रा, ऊपर किससे गुणा? 1000 से। तो सबसे पहले हमें WA चाहिए। तो बताइएगा WA क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा। तो बताओ विलेय की मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 4 ग्राम। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर आपको चाहिए MA मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय कौन है बताओ? NaOH। और NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल करोगे कितना आएगा? 40। तो 4/40 गुणा WB। विलायक की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 500 ग्राम। ऊपर किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। सॉल्व करोगे तो 40 को 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो बताओ कितना आएगा? 10। और 1000 500 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार। और फिर 10 में आप 2/10 करोगे तो कितना आएगा? 1/5। और 1/5 का मतलब 0.2 मोललता। क्या आएगी? मोललता। ये 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? C 0.2 स्मॉल m। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि अनादर्श विलियन क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि विलियन 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन वे विलियन होते हैं जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पालन। और अनादर्श विलियन वे होते हैं जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अनादर्श विलियन होते हैं वो वापिस से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन, और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिएगा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन कौन से होते हैं? जिन विलियनों में विलेय और विलायक के कणों के मध्य, विलेय के कण मैंने मान लिए A और विलायक के कण मैंने मान लिए B। विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल का मान, अन्योन्य आकर्षण बल का मान किसके बीच में? विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल का मान विलेय व
विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल की तुलना में कम होता है, वो तो क्या दर्शाते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। वापस से सुन लीजिएगा, विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल का मान विलेय व विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल से कम होता है, वो तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और विलयन जिनमें विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल का मान विलेय व विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होता है, वो राउल्ट के नियम से कैसा विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन। तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको अपन बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जल और HCl की बात करते हैं। जल और HCl, हम जानते हैं कि HCl में H पर आंशिक धनावेश होता है, Cl पर आंशिक क्या होता है, ऋणावेश। और यहाँ पर जल की यदि बात करूँ तो जल के ऊपर क्या होता है, 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। कितने लोन पेयर उपस्थित होते हैं, 2 लोन पेयर। यदि मैं जल की बात करूँ तो जल पर H पर आंशिक धनावेश मान सकते हैं और ऑक्सीजन पर क्या मान सकते हैं, आंशिक ऋणावेश। तो बताओ, इस ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश है, इस हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश है, तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो मान लीजिएगा ये विलेय है और ये क्या है, विलायक। तो विलेय और विलायक के कणों के मध्य बताओ क्या बन गया, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, जिस कारण से विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अन्योन्य आकर्षण बल है वो विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और ज़्यादा होते ही बताओ ये जो मिश्रण है वो राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दर्शाएगा, ऋणात्मक विचलन। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर तो नहीं होगा। दूसरा देखिएगा, जल और HNO3। तो यहाँ पर अगर हम जल और HNO3 की बात करें तो HNO3 में भी H पर क्या होता है, आंशिक धनावेश, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक क्या है, ऋणावेश। तो बताओ यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। यदि इसको विलेय और इसको विलायक माने तो बताओ यहाँ पर विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल का जो मान है वो विलेय और विलायक से क्या हो गया, ज़्यादा। इस कारण से इस प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं होगा। फिर देखिएगा, बेंजीन और मेथनॉल की बात करते हैं। बेंजीन और मेथनॉल का सूत्र होता है ये। बेंजीन और मेथनॉल के मध्य इस प्रकार का कोई अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, जिस कारण से यहाँ पर विलेय और विलायक के मध्य, इसको विलेय मान लो और इसको क्या मान लो, विलायक। तो विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अन्योन्य आकर्षण बल है वो कम होगा, किसकी तुलना में, विलेय और विलायक की तुलना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। चलिएगा चौथे ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन में क्या होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। कितने लोन पेयर होते हैं, 2। और क्लोरोफॉर्म में इस H पर आंशिक क्या होता है, धनावेश। तो बताइएगा, जिस कारण से बताओ यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण से विलेय और विलायक के कणों के मध्य जो अन्योन्य आकर्षण बल है वो ज़्यादा हो जाएगा, किसकी तुलना में, विलेय और विलायक की तुलना में। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। चौथा ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। वापिस से सुन लीजिएगा, जल और HCl के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिस कारण से विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। जल और HNO3 के मध्य भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिस कारण से विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मध्य भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिस कारण से विलेय और विलायक के कणों के मध्य अन्योन्य आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन बेंजीन और मेथनॉल के केस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता, यहाँ पर वान डेर वाल आकर्षण बल पाए जाते हैं, और वान डेर वाल आकर्षण बल की जो प्रबलता होती है वो हाइड्रोजन बंध की तुलना में क्या होती है, कम। तो बताओ यहाँ पर अन्योन्य आकर्षण बल कम रहेगा, और अन्योन्य आकर्षण बल विलेय और विलायक के कणों के मध्य यदि कम रहता है तो बताओ राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन आता है, धनात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है।
शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। मैं आपको एडवाइस देता हूं कि शुद्ध जल की मोलरता आप डायरेक्ट याद कर लें। शुद्ध जल की मोलरता का मान होता है 55.5 m। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 55.5 m। अब देखिएगा इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। शुद्ध जल की मोलरता यदि आपको ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से करेंगे। हम जानते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय की ग्राम्य मात्रा बटा विलेय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन, ऊपर किससे गुणा कर देते हैं 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है। तो बताइएगा, मैंने माना जल का आयतन मैंने मान लिया, जल का आयतन कितना है 100 ml। मैंने जल का आयतन मान लिया 100 ml। ठीक है, अब देखिएगा जल के केस में हम बात करें तो जल की जो डेंसिटी होती है यानी जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml। जल के घनत्व का मान होता है 1 ग्राम प्रति ml, ये आपको याद रखना है। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान क्या होता है ग्राम में मात्रा। तो बताइएगा द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। बताओ घनत्व का मान कितना है 1 ग्राम प्रति ml, और हमने जल का आयतन कितना मान रखा है 100 ml। हमारे पास 100 ml जल है तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 100 से, तो बताओ ml से ml कट जाएगा। तो बताओ जल का द्रव्यमान या ग्राम में मात्रा कितनी आ गई 100 ग्राम। यदि आप जल का आयतन 100 ml मानते हो तो जल की ग्राम में मात्रा कितनी होगी 100 ग्राम। यदि आप इसे 1000 ml मानते हो तो बताओ जल की ग्राम में मात्रा कितनी आएगी 1000 ग्राम। तो बताइएगा आपके पास में जल की ग्राम में मात्रा आ चुकी है। जल का आणविक द्रव्यमान आपको पता ही है कितना होता है 18 VmL। आपने कितना मान लिया 100, ऊपर किससे गुणा करोगे 1000 से। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, बताओ जल की ग्राम में मात्रा कितनी है 100, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 VmL, आयतन कितना मान रखा है 100, ऊपर किससे गुणा हो जाएगा 1000 से। 100 से 100 कट जाएगा तो बताओ 1000 में किसका भाग लगेगा 18 का। तो बताओ कितना आ जाएगा 55.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो जल की जो मोलरता होती है वो फिक्स होती है, चाहे आप जल का कितना भी आयतन क्यों ना ले लो। अगर आप यहाँ पर 1 लीटर लेते हो जल का आयतन तो 1000 ml होगा, तो बताओ ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी 1000। तो बताओ यहाँ पर 1000 आ जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा, तो बताओ 1000 से 1000 वापस कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर 10,000 ml आयतन मानते हो तो ऊपर 10,000 आएगा, नीचे 10,000 आएगा। इसका मतलब हमेशा 1000 में किसका भाग लगने वाला है 18 का, और 1000 में 18 का भाग लगेगा। तो बताओ जल की मोलरता कितनी आएगी 55.5 मोल प्रति लीटर। तो याद रखिएगा जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। इसको आप डायरेक्टली याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित 0.1 m विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ये जो क्वेश्चन है असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्मों पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपको कौन कौन से 4 विलयन दे रखे हैं, NaCl, MgCl2, यूरिया और AlCl3, और सबकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या सांद्रता है वो सबकी क्या दे रखी है समान। और आपसे पूछा है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि डेल्टा TB बराबर होता है I.Kb.m। विलयन की कॉन्सेंट्रेशन नियत आपको दे रखी है, Kb नियत होता ही है। तो बताओ डेल्टा TB किसके समानुपाती होगा I के, यानी I बढ़ने पर डेल्टा TB बढ़ेगा। और डेल्टा TB क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन यदि बढ़ता है तो बताओ विलयन का क्वथनांक भी क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब जिसका I ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको I फाइंड आउट करना है। बताओ NaCl के लिए I कितना होगा 2, MgCl2 के लिए I कितना होगा 3, इसके लिए 2 क्यों होगा मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जब वियोजित होता है तो बताओ कितने आयन बनाता है 2, ये जब वियोजित होता है तो कितने आयन बनाता है 3। यूरिया का ना तो वियोजन होता है ना संगुणन, इसलिए इसका I 1 होता है। और AlCl3 का कितना होगा 4, क्योंकि AlCl3 4 आयनों में टूटेगा, एक Al+3 और 3 Cl-। तो बताओ I जिसका ज़्यादा उसका
क्या ज़्यादा होगा, क्वथनांक, और आई सबसे ज़्यादा किसका है, फोर्थ का, तो फोर्थ का आई सबसे ज़्यादा हो गया। उससे कम आई किसका है बताओ, सेकंड का, तो फिर सेकंड हो जाएगा। उससे कम आई किसका है बताओ, फर्स्ट का, तो फिर फर्स्ट हो जाएगा। और सबसे कम आई किसका है बताओ, थर्ड का, तो थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। नंबर 5 है, यह एक आदर्श विलयन का गुण है। आदर्श विलयन का गुण आपसे पूछा गया है, राउल्ट के नियम की पालना करता है। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, इसका मतलब ना तो उष्मा का उत्सर्जन होता है ना उष्मा का अवशोषण होता है। इसका मतलब उष्मा में परिवर्तन हमेशा कितना रहता है, 0। डेल्टा वी मिक्स 0, इसका मतलब आयतन में भी परिवर्तन कितना होता है, 0। बिल्कुल ये भी सही है, तो बताओ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी मतलब आदर्श विलयन राउल्ट के नियम की पालना करता है। उष्मा में परिवर्तन कितना होता है, 0। आयतन में परिवर्तन कितना होता है, 0। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब। पहला ऑप्शन दे रखा है सदैव बढ़ता है, दूसरा घटता है, आंशिक रूप से निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता। तो बहुत आसान सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी वाष्प की जो मात्रा होती है, बनने वाली वाष्प की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है, और वाष्प की मात्रा बढ़ने के कारण वाष्प दाब में सदैव क्या होती है, वृद्धि। तो याद रखिएगा कि तापमान बढ़ाने पर हमेशा किसी द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सदैव बढ़ता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, शर्करा के 5% विलयन का परासरण दाब होगा। शर्करा के 5% विलयन का परासरण दाब होगा। आपसे परासरण दाब का मान पूछा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया गया जो विलय है वो किस प्रकार का है। विलय जो है वो ना तो वियोजित होगा और ना ही क्या होगा, संगुणित। इसका मतलब आई का मान कितना रहने वाला है, 1। तो हम यहाँ पर परासरण दाब का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगा देंगे, पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, क्योंकि आई का मान कितना रहने वाला है, 1। क्योंकि शर्करा का मतलब होता है सुक्रोज, शर्करा का मतलब होता है सुक्रोज, और सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, चलिएगा, तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, CRT। हमें चाहिए C, हमें चाहिए R और हमें चाहिए T। हमें एक तो C चाहिए, एक R चाहिए और एक क्या चाहिए, T। R का मान दे नहीं रखा है, तो R का मान आपको पता होता है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। टेम्परेचर भी नहीं दे रखा, तो रूम टेम्परेचर मान लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 298 केल्विन। अब हमें चाहिए C यानी मोलरता, और मोलरता बराबर होता है विलय की ग्राम्य मात्रा बटा विलय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। तो हमें एक तो WA चाहिए, विलय की ग्राम्य मात्रा, एक विलय का आणविक द्रव्यमान चाहिए, एक विलयन का आयतन चाहिए। तो देखिएगा आपको दे रखा है 5% विलयन, शर्करा का 5% विलयन आपको दे रखा है। इसका मतलब है कि 5 ग्राम शर्करा 100 ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। 5 ग्राम शर्करा कितने ml विलयन में उपस्थित है, 100 ml विलयन में उपस्थित है। शर्करा के 5% विलयन का मतलब ये है। ठीक है, तो बताओ विलय की ग्राम्य मात्रा कितनी है, 5। विलय की ग्राम्य मात्रा कितनी है, 5। Ma कितना है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 12 कार्बन, तो 12 गुणा 12 कार्बन, एक कार्बन का कितना होता है, परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 22, तो 22 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 16। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 342। ठीक है, तो 5/342 गुणा VML कितना, 100। ऊपर किससे गुणा करोगे, 1000 से। ये किसका मान आ गया, C का। इस मान को रखिएगा इस फॉर्मूले के अंदर। तो पाई इक्वल टू C का मान कितना है, 5 गुणा 1000 बटा
342 गुणा 100 गुणा R का मान कितना 0.0821 और टेम्परेचर कितना 298 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा लगभग 3.47 ATM, लगभग आ जाएगा। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? A 3.47 ATM। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है ताप बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलेयता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी नन। देखिएगा मैंने आपको बताया था गैसों की द्रव में विलेयता की प्रक्रिया सामान्यतया ऊष्माक्षेपी होती है। सामान्यतया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ला-सातिलिए के नियमानुसार विलेयता में क्या आती है? कमी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके दो अपवाद भी है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम की द्रव में विलेयता की जो प्रक्रिया है वो ऊष्माशोषी होती है। याद होगा आपको मैंने बताया था कैसी होती है? ऊष्माशोषी। इस कारण से ताप बढ़ाने पर विलेयता में ला-सातिलिए नियमानुसार क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की जल में घुलने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? ऊष्माशोषी होती है, इसलिए तापमान बढ़ाने पर विलेयता में क्या होगी? वृद्धि। तो बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। अब हम बात करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्नों की। अति लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न आपकी बुक में दे रखा है 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता की गणना करो। आपसे मोललता पूछी गई है और मोललता का सूत्र मैंने आपको बताया था स्मॉल m बराबर होता है WA डिवाइडेड बाई MA इंटू बाई WB। ग्राम ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000 से। विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा ऊपर किससे गुणा कर देते हैं? 1000 से। अब देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपसे कहा गया है कि 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको 10% W/W जलीय H2SO4 का जो विलयन है इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि 10% W/W जलीय H2SO4 विलयन का मतलब होगा 100 ग्राम जल में 10 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। 100 ग्राम जल में 10 ग्राम क्या है? H2SO4। देखो वेट बाई वेट आपको सांद्रता की इकाई दे रखी है, तो वेट बाई वेट का मतलब ग्राम होगा, यानी 100 ग्राम जल में 10 ग्राम क्या होगा? H2SO4। इसका मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। विलयन कितना है? विलयन है आपके पास 100 ग्राम। और हम जानते हैं कि विलयन में से यदि विलेय की ग्राम में मात्रा को घटा दोगे तो बची हुई मात्रा किसकी होगी? विलायक की। तो बताओ विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? विलायक को हम WB से शो करते हैं, तो 100 माइनस 10 इसका मतलब कितने ग्राम हो गया? 90 ग्राम। अब बात करें, देखो WA आ गया, WB आ गया। MA क्या होता है? विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है और विलेय यहाँ पर कौन है? H2SO4। और इसका आणविक द्रव्यमान निकालना, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 + 1, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है। बताओ कितना आ जाएगा? 98। तो H2SO4 का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 98। सॉल्व करेंगे, WA कितना है बताओ? 10। MA कितना आया? 98। विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी? 90। ऊपर किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। सॉल्व करोगे आएगा 1.134 स्मॉल m। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 1.134 स्मॉल m। क्वेश्चन नंबर 2 है मोलरता किसे कहते हैं? ताप का प्रभाव बताओ। तो देखिएगा मोलरता की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि तापमान बढ़ाने पर मोलरता में क्या आती है? कमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। आप नोट्स देख सकते हैं। और ताप का क्या प्रभाव होगा? तापमान बढ़ाने पर विलयन का जो आयतन होता है वो बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ने के कारण से
मोलरता में क्या आएगी, कमी, क्योंकि मोलरता के सूत्र में बट्टे में नीचे क्या आता है, आयतन आता है। तो आयतन यदि बढ़ेगा तो बताओ मोलरता क्या होगी, कम। कैसे, देखो m बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन किस में लेते हैं, लीटर में। तो बताओ तापमान यदि बढ़ाओगे तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि, और आयतन यदि बढ़ेगा तो मोलरता में क्या आएगी, कमी। आयतन बढ़ेगा तो बताओ मोलरता में क्या आएगी, कमी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई विशेष प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोल अंश की परिभाषा लिखिए। मोल अंश की परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा बहुत आसान सी परिभाषा होती है इसकी। विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव के मोलों का विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों के साथ अनुपात होता है। तो बताओ मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल अंश को x से दर्शाते हैं, अवयव के मोल बटा कुल मोल, अवयव के मोल बटा कुल मोल। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी अवयव के मोल अंश उस अवयव के मोलों का कुल मोलों के साथ क्या होता है, अनुपात। मोल अंश की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है। क्या गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है। देखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, जल के हिमांक को कम करता है। जल के हिमांक को क्या करता है, कम। अब क्या होता है, सर्दियों में तो क्या होता है, रेडिएटर में उपस्थित जल जो होता है वो जम जाता है, इसलिए वो जमे नहीं, इसलिए एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग सर्दियों में किया जाता है, गर्मियों में नहीं किया जाता, क्योंकि गर्मियों में तो जल वैसे ही नहीं जमेगा, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है ज़्यादा, सर्दियों में क्या होता है टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कार के रेडिएटर में जो पानी है वो जम जाएगा यदि आप उसमें एथिलीन ग्लाइकोल नहीं मिलाओगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, नहीं। गर्मियों में कार के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल जल के हिमांक को क्या कर देता है, कम। मैंने बताया आपको जल के हिमांक को क्या करता है, कम। जो सर्दियों में जल को जमने से रोकता है, जो सर्दियों में जल को जमने से रोकता है, इसलिए इसकी सलाह नहीं दी जाती। गर्मियों में इसकी सलाह नहीं दी जाती, इसकी सलाह कब दी जाती है, सर्दियों में दी जाती है, ताकि रेडिएटर में उपस्थित जो जल है वो जमे नहीं। तो बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसकी सलाह गर्मियों में दी जाएगी क्या, नहीं। इसकी सलाह कब दी जाएगी, सर्दियों में, ताकि रेडिएटर में उपस्थित पानी जो है वो जमे नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 5 है, प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिखो। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि विलयन पर या अधिक सांद्रता वाले विलयन पर जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से ज़्यादा कर दिया जाए तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। क्या बताया मैंने आपको, विलयन पर या अधिक सांद्रता वाले विलयन पर बाह्य दाब का मान परासरण दाब पाई से ज्यादा कर दिया जाए तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, अर्थात विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। यानी विलयन पर यदि बाह्य दाब का मान पाई से क्या कर दिया जाए ज़्यादा, तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से किधर जाने लगते हैं, निम्न सांद्रता की ओर। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे लघुरात्मक प्रश्नों की, और लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न तो आपको अपने आप सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, जो आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक अणुभार व प्रेक्षित अणुभार क्रमशः 58.2 व 30 है।
सैद्धांतिक अणुभार कितना दे रखा है 58.2 और प्रेक्षित अणुभार कितना दे रखा है 30। वांटाप गुणांक आई और वियोजन की मात्रा आपसे पूछी है। तो देखिएगा सबसे पहले हम वांटाप गुणांक आई का मान निकालेंगे और आई बराबर होता है सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार कितना दे रखा है 58.2 और प्रेक्षित अणुभार कितना दे रखा है 30। 58.2 में 30 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1.94। मैंने बताया था आपको आई बराबर होता है सामान्य अणुभार या सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक अणुभार होता है और असामान्य मोलर द्रव्यमान जो होता है वो प्रेक्षित अणुभार होता है। तो बताओ सामान्य अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार 58.2 बटा 30 बराबर कितना आ गया 1.94। अब आपसे पूछा है वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करो। तो देखो हम जानते हैं आई इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, 1 को इधर लेके आइएगा तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस अल्फा इधर लिख दो तो एन अल्फा माइनस अल्फा। तो आई माइनस 1, इसमें बताओ क्या कॉमन आ जाएगा अल्फा। तो बताओ ब्रैकेट में क्या रह गया n माइनस 1। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा i माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। आई का वैल्यू कितना आया 1.94 माइनस 1 और बताओ n का वैल्यू कितना है n। ए बी के लिए n कितना होगा, कैसे टूटेगा बताओ, ये a प्लस प्लस बी माइनस में। तो बताओ कितने आयन बना रहा है, n क्या होते हैं बनने वाले आयनों की संख्या। तो बताओ कितने आयन बनाएगा 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे 0.94 और परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा कर देना। बताओ उत्तर कितना आ जाएगा 94%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात करेंगे लघुरात्मक प्रश्नों की और लघुरात्मक प्रश्नों में तीसरा प्रश्न तो आपको अपने आप करना है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि ये काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। मतलब आपको प्रोटीन का एक जलीय विलयन दे रखा है और उसका आयतन कितना है 0.2 लीटर और इस विलयन में कितने ग्राम प्रोटीन उपस्थित है 1.26 ग्राम प्रोटीन। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब कितना पाया गया 2.57 गुणा 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान पूछा है। तो देखिएगा हम जानते हैं कि पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। पाई इक्वल टू क्या होता है, सी क्या होती है बताओ, विलयन की मोलरता। और मोलरता को कैसे लिखते हैं WA बटा MA गुणा VML, ऊपर किससे गुणा कर देते हैं 1000 से, गुणा R गुणा T। ये मैंने C का मान रख दिया। C क्या होती है विलयन की मोलरता। यहाँ से हम MA का मान फाइंड आउट करेंगे। तो बताओ MA बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर हो जाएगा WA गुणा 1000 गुणा R गुणा T बटा MA इधर आ गया तो बताओ पाई नीचे आ जाएगा तो पाई गुणा VML। ठीक है, अब देखो WA का मान आपको कितना दे रखा है 1.26। ठीक है, गुणा 1000 गुणा R का मान। देखिएगा आपको यहाँ पर परासरण दाब की जो इकाई दे रखी है वो बार में दे रखी है, तो आपको R का मान यहाँ पे बार में लिखना है। और बार में मैंने आपको बताया था R इक्वल टू होता है 0.083 1 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। 0.083 ही मान लीजिएगा आप इसको, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 0.83 और टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 300 और पाई का मान कितना है बताओ 2.57। अब देखो आयतन देखो आपको कितना दे रखा है 0.2 लीटर दे रखा है। 0.2 लीटर देने का मतलब आप इसको ml में चेंज कर सकते हैं। 0.2 गुणा 1000 लीटर में दे रखा है, इसको ml में आप चेंज कर सकते हैं या फिर ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई ना करें और सीधा कितना लिख दें नीचे 0.2। तो इसको सॉल्व लगभग कितना 60,379.38 यानी 60,379.38 ग्राम प्रति मोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्नों में प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 आपको अपने आप करने हैं क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। उस ताप की गणना करो जिस पर 250 ग्राम जल में 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है वापस से पढ़ लीजिएगा। उस ताप की गणना करो, यानी आपसे वो तापमान पूछा है जिस पर
250 ग्राम जल में 54 ग्राम ग्लूकोज, मतलब 250 ग्राम जल में 54 ग्राम ग्लूकोज घोला हुआ है और वो विलयन किस ताप पर जमेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि जल का जो हिमांक होता है यानी T0F, वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में कितना 273.15 केल्विन। ठीक है, अब विलयन का जो हिमांक होगा, विलयन का हिमांक जिसको अपन TF से दर्शाते हैं, विलयन का जो हिमांक होगा वो जल के हिमांक की तुलना में क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जल में जब आप ग्लूकोज घोलोगे, जल में आप जब ग्लूकोज घोलोगे तो बनने वाले विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम। कितना होगा, डेल्टा TF के बराबर। तो बताओ विलयन का जो हिमांक होगा वो T0F माइनस डेल्टा TF के क्या होगा, बराबर। और T0F आपको कितना दे रखा है, सॉरी T0F कितना होता है 273.15 माइनस डेल्टा TF। तो डेल्टा TF आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF डॉट स्मॉल m, और KF की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.86 इंटू वाई। मोललता क्या होती है, विलय की ग्राम में मात्रा, और विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है 54। विलय कौन है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है भैया 180 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 गुणा विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी 250, ऊपर किससे गुणा कर दोगे 1000 से। इसको सॉल्व करोगे आएगा 2.23 केल्विन। कितना आएगा 2.23 केल्विन। अब विलयन का हिमांक देखो 273.15 माइनस डेल्टा TF कितना आया 2.23। कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को, विलयन का हिमांक डेल्टा TF जो होगा वो T0F माइनस डेल्टा TF के क्या होगा, बराबर। T0F कितना है 273.15 और डेल्टा TF का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 2.23, और 273.15 में से 2.23 घटाओगे तो 70.92 केल्विन। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी आपको अपने आप सॉल्व करना है। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।